अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज के वीडियो लेक्चर में आपको खुश आमदीद कहता हूं मेरे बेटे। आज का जो हम टॉपिक पढ़ेंगे ये शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज के लिए, न्यूमेरिकल्स के लिए और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे बेटे। अपने पास हेडिंग लगाएं हेसिस लॉ। अब जो हेसिस लॉ था ये 1840 के अंदर पेश किया गया और हेसिस लॉ जो था वो मेरे बेटे जिसने पेश किया उसको फादर ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। ये जितना भी आप चैप्टर पढ़ रहे हैं वो थर्मोडायनेमिक्स यानी कि हीट की स्टडी है केमिकल रिएक्शन के दौरान, तो उसका जो फादर माना जाता है वो मेरे बेटे हेसिस को ही माना जाता है। तो हेस वाज द प्रोफेसर, ये एक प्रोफेसर था और इसने एक अपना लॉ प्रेजेंट किया। इसका लॉ क्या कहता है पहले जो है वो सादा अल्फाज में एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा, फिर जो है वो हम बुकिश वर्डिंग के ऊपर चलेंगे। मेरे बेटे अगर मैंने यहां से छत के ऊपर जाना है तो मेरे बेटे अगर मैं यूं करूं को एक डायरेक्ट जंप लगाकर छत पर पहुंच जाऊं या मैं सीढ़ियों का सहारा लेते हुए थोड़ी 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 जो है वो स्टेप वाइज एनर्जी लगाते हुए चला जाऊं, तो जो एनर्जी मैंने स्टेप वाइज इंस्टॉलमेंट के अंदर लगाई यानी कि एक एक करके जो है वो मैंने सीढ़ियां चढ़ी हैं, वो जो थोड़ी थोड़ी एनर्जी है वो बिल्कुल इक्वल होगी उस एनर्जी के जो मैंने डायरेक्ट जो है वो जंप लगाकर छत पर पहुंचने के लिए इस्तेमाल की। यानी कि अगर मैं एक रिएक्शन कैरी करवाता हूं, एक रिएक्शन मुकम्मल करवाता हूं, तो अगर तो वो थोड़ी 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 एनर्जी के साथ रिएक्शन हो जाए या वो डायरेक्ट किसी स्टेप के साथ रिएक्शन जो है वो कंडक्ट हो जाए, तो दोनों में जो एनर्जी इस्तेमाल होगी एब्जॉर्ब हो या चाहे रिलीज हो वो एनर्जी बराबर हुआ करेगी। तो यही काम जो है वो मेरे बेटे हेस ने जो है वो प्रेजेंट किया। उसने कहा कि अगर रिएक्शन डायरेक्ट हो जाए या इनडायरेक्ट हो जाए, यानी कि एक स्टेप के अंदर अगर रिएक्शन हो जाए या एक से ज्यादा छोटे छोटे स्टेप के अंदर रिएक्शन हो, तो दोनों के दौरान जो एनर्जी आप यूज करेंगे वो चाहे एब्जॉर्ब हो चाहे वो एनर्जी रिलीज हो, उसकी मिकदार जो है वो बराबर हुआ करेगी। तो डेफिनेशन पढ़ते हैं मेरे बेटे। दिस लॉ स्टेट्स दैट हीट इवॉल्व और एब्जॉर्ब की एनर्जी जो है या हीट जो है वो रिलीज हो या एब्जॉर्ब हो ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर इन इज द सेम, वो सेम रहेगी इफ रिएक्शन टेक प्लेस, अगर रिएक्शन जो है वो मुमकिन हो जाए इन अ सिंगल स्टेप, एक स्टेप के अंदर, या इन अ मल्टाई स्टेप या एक से ज्यादा स्टेप के अंदर जो है वो रिएक्शन मुकम्मल हो, तो एनर्जी जो है वो सेम रहेगी। क्लियर है? सेम उसी तरह कि डायरेक्ट इतनी एनर्जी ले आओ कि जंप लगाकर छत पर पहुंच जाएं या थोड़ी थोड़ी एनर्जी इस्तेमाल करके जो है वो सीढ़ियों के जरिए छत पर पहुंच जाएं, दोनों एनर्जी बराबर हैं। क्लियर होगी बातें? तो मैथमेटिकली मेरे बेटे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, ये जो साइन मैंने यूज किया है इसको समेशन कहते हैं। समेशन का मतलब होता है सम, इकट्ठा करना, जमा। सम ऑफ ऑल द एनर्जी इन अ साइक्लिक प्रोसेस इज जीरो, यानी कि अगर कोई साइक्लिक प्रोसेस हो रहा है तो उसके अंदर जितनी एनर्जी चेंज होगी ना वो जीरो होगी, यानी कि एनर्जी कोई चेंज नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि अगर एक स्टेप के अंदर पॉजिटिव में एनर्जी है तो दूसरों में नेगेटिव के साथ दोनों एनर्जियां बराबर हो जाएंगी, तो पॉजिटिव नेगेटिव को कैंसिल कर देगा, तो चेंज इन एनर्जी मेरे बेटे क्या हुआ करेगी? जीरो हुआ करेगी। अब सवाल पैदा होता है कि हमें हेस लॉ की जरूरत क्यों पेश आई? तो मेरे बेटे आपने अपने जहन में ये फिक्स भी कर लें क्योंकि इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। अब हेस लॉ इसलिए दिया गया था कि बहुत सारे केमिस्ट्री के अंदर रिएक्शन है जो डायरेक्ट नहीं होते, यानी कि पहले वो ए से कोई चीज बनाते हैं, बी से सी और फिर जाके फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उनकी एनर्जी आप वो जो मेथड पढ़े थे ना कैलोरी मीटर, उसके साथ आप कभी भी मालूम
नहीं कर सकते। वो जो हमने पढ़ा था बॉम्ब कैलोरीमीटर, ग्लास कैलोरीमीटर, उसके साथ तो उन रिएक्शन की एनर्जी निकाल सकते हैं जो डायरेक्ट हो गए, लेकिन जो रिएक्शन इनडायरेक्ट होते हैं, यानी कि पहले इधर से उधर गए, उधर से उधर गए, फिर जाके फाइनल प्रोडक्ट में गए, उनकी एनर्जी जो है वो आप उस तरीके से मेजर नहीं कर सकते, मालूम नहीं कर सकते। उसको मालूम करने के लिए हेस लॉ है, इसका इस्तेमाल करके इनडायरेक्ट तरीके से जो है वो आप एनर्जी को मालूम किया करेंगे। तो मेरे बेटे पहला मैंने पॉइंट लिखा है, सम कंपाउंड कैन नॉट बी डायरेक्टली सिंथेसिस फ्रॉम देयर एलिमेंट्स। कुछ कंपाउंड है वो डायरेक्ट अपने एलिमेंट से नहीं बनते, बल्कि इनडायरेक्ट तरीके से बनते हैं, पहला। दूसरा, कुछ रिएक्शन है वो इतने स्लो होते हैं, इतने स्लो होते हैं कि उसके अंदर जो हीट चेंज होती है हम वो इजीली मेजर नहीं कर पाते, यानी कि हमें उसकी हीट चेंज का इतना डिफरेंस पता ही नहीं लगता। जब पता नहीं लगता तो कैलोरीमीटर से मालूम नहीं कर सकते। दूसरा पॉइंट क्या है, द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ सम एलिमेंट आर वेरी स्लो, इतने स्लो होते हैं कि आप वो मेजर ही नहीं कर पाते। और पॉइंट नंबर 3 अगर मैं बात करूं तो मेरे बेटे मैंने प्रोडक्ट बनानी है ए से बी। अब ऐसा होता है कुछ रिएक्शन में ए से बी तो बनता है, लेकिन इसके साथ सी भी बन जाता है, जबकि सी मेरी जरूरत नहीं है। जो नेट हीट निकली है वो सी की भी निकली है और बी की भी निकली है, लेकिन मुझे तो सी की नहीं चाहिए, मुझे किसकी चाहिए, बी की। तो बी मेरी डिजायर प्रोडक्ट है, सी मुझे नहीं चाहिए, वो मेरी अनडिजायर्ड प्रोडक्ट है, या वो मेरे जरूरत की नहीं है, मुझे उससे कंसर्न नहीं है। तो मेरे बेटे इस तरह के रिएक्शन भी होते हैं, उसको साइड प्रोडक्ट कहते हैं। अगर साइड प्रोडक्ट बनती है तो मेरे बेटे उस रिएक्शन के अंदर भी आप हीट को मेजर नहीं कर पाते। तो बेटे पॉइंट बनेगा, इन सम केसेस साइड प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस अदर देन द डिजायर प्रोडक्ट। आपकी जो प्रोडक्ट बननी चाहिए उसके अलावा भी कुछ प्रोडक्ट बनती है, उनकी भी हीट ऐड हो जाती है। हमें एब्सोल्यूट या हकीकी तौर पर जो मेरी प्रोडक्ट है उसकी हीट पता नहीं लग पाती। अब मेरे बेटे पॉइंट नंबर 4, सम कंपाउंड द एलिमेंट डू नॉट कंबस्टन फुली अंडरगो कंबस्टन। कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जो मुकम्मल तौर पर जलते नहीं हैं, यानी कि कुछ कंपाउंड जो है, मैंने ये एक मार्कर लिया, इसको मैंने जलाने के लिए रिएक्शन करवाया, मुमकिन है कि इसकी कैप तो जल जाए मगर ये पीछे वाला हिस्सा बच जाएगा, किसी भी फैक्टर की वजह से कोई भी मसला बन सकता है। मुझे जो हीट मालूम हुई वो सिर्फ कैप की हुई है, इधर वाले हिस्से की मुझे हीट पता नहीं लगी, जबकि मैंने मार्कर का जो वेट करके डाला था, इतना वेट तो मुझे चलो पता लग गया, लेकिन इसकी हीट मुझे पता नहीं लगी। तो इस तरह के रिएक्शन की भी अगर आपने हीट निकालनी हो तो कैलोरीमीटर, ग्लास कैलोरीमीटर या बॉम्ब कैलोरीमीटर से नहीं निकल सकती। और यहां पर याद रखिएगा, मैं दोनों नाम इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं ताकि आपको वो टॉपिक याद आए, वरना ग्लास कैलोरीमीटर से सिर्फ हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ही हम निकालना पसंद करते हैं और वही निकालते हैं। Some compound of the element do not completely burn due to the formation of the protective layer such as the Al2O3 alumina या BeO beryllium oxide। यानी कि इसको आपने किसी कंपाउंड को जलाया तो उसके ऊपर एक लेयर बन गई उसी के ऑक्साइड की, जलने के बाद तो वो जो लेयर है वो मजीद उसको जलने नहीं देगी। तो इस तरह के भी रिएक्शन की हीट आप बॉम्ब कैलोरीमीटर से निकाल नहीं सकते। तो मेरे बेटे ये वजूहात थी जिनकी बुनियाद पर जो आपके प्रोफेसर साहब थे हेस, उन्होंने जो है वो ये लॉ पेश किया और इनका मुकम्मल नाम हेनरी हेस था। हेनरी हंस नहीं, हेनरी हेस था। अब देखें, इस बात को जो मैंने बताया है वो मैं यहां पर एक्सप्लेन करता हूं। साइक्लिक में कर लें, आपकी बुक में बना हुआ है, जैसे मर्जी कर लें, आपकी मर्जी है। मैंने कहा मुझे ए से जो है वो बी बनाना है, यानी कि कोई रिएक्टेंट ए है, मैंने उससे बी में बनाना है, और ये सिंगल स्टेप में, यानी कि डायरेक्ट स्टेप के अंदर ये रिएक्शन हो रहा है। क्लियर? तो इसके लिए जो हीट चेंज होगी वो आपके पास होगी डेल्टा एच। मैंने कहा कि कोई हीट निकल रही है, वो डेल्टा एच है। अगर मैं उस कंपाउंड को ए से
डायरेक्ट बी में तब्दील कर लूं तो ये मेरा हुआ डायरेक्ट या सिंगल स्टेप में रिएक्शन हो गया। तो इसके लिए कोई एनर्जी की मिकदार निकली होगी या एब्जॉर्ब हुई होगी या हीट रिलीज हुई होगी, कोई ना कोई हुई होगी। लेकिन वही मैंने बी बनाना है, मगर क्या होता है एक से ज्यादा स्टेप बन जाते हैं, इसको कहते हैं इनडायरेक्ट स्टेप, या ये जो छोटे छोटे स्टेप मैंने बना रखे हैं इनको मेरे बेटे कहते हैं एलिमेंट्री स्टेप। क्या कहते हैं मेरे बेटे? एलिमेंट्री स्टेप्स कहा जाता है। अब हुआ क्या, ए से ना डायरेक्ट बी पहले तो बन गया, लेकिन अब नहीं हुआ। अब क्या होगा, ए से पहले बना सी, फिर इसके दौरान कोई हीट रिलीज होगी, मैंने कहा कि वो मेरी हो गई डेल्टा H1। फिर क्या होता है, सी जो है वो दोबारा रिएक्ट करके बनाता है डी, और इसके दौरान भी एनर्जी या तो एब्जॉर्ब होगी या एनर्जी रिलीज होगी, तो मैंने उसे कहा कि वो एनर्जी डेल्टा H2 हो गई। तो मेरे बेटे फिर क्या हुआ कि जो डी है वो तब्दील हुआ बी के अंदर, यानी कि पहले हो रहा था ए से डायरेक्ट बी में, लेकिन अब ऐसा नहीं हुआ। पहले ए से सी बना, सी से डी बना, डी से बी बना, तो इसके दौरान भी कोई एनर्जी रिलीज हुई, मैंने कहा वो बन गई मेरी डेल्टा H3। अब ये जो थोड़ी थोड़ी एनर्जी है, इसमें भी थोड़ी सी एनर्जी लगी, इसमें भी थोड़ी सी एनर्जी लगी, इसमें भी थोड़ी सी एनर्जी लगी, जब आप इसको जमा करेंगे ना, सम करेंगे, ऐड करेंगे, तो ये एनर्जी एग्जैक्टली इस एनर्जी के बराबर होगी जो कि सिंगल स्टेप के अंदर आपके पास आई थी। तो मैंने इसको लिखा, फार्मूला बना लिया कि डेल्टा H यानी कि सिंगल स्टेप वाली एनर्जी जो है वो एक्चुअल में मल्टाई या एलिमेंट्री स्टेप के बराबर होती है, यानी कि डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3। अब ये जो है आपके पास हेस लॉ है, ये मेरे बेटे एक्चुअल में डिपेंड करता है, हीट को मेजर करता है ना एंथैल्पी को, और मैंने एंथैल्पी में आपको बता रखा है एंथैल्पी इज अ स्टेट फंक्शन जो इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करता है, यानी कि जो ए और बी पे डिपेंड करता है, ये जो सेंटर के अंदर काम हुआ है ना इस पे डिपेंड नहीं करता। इसीलिए एंथैल्पी आप इस तरह के रिएक्शन की मालूम नहीं कर पाते या मालूम नहीं कर सकते। क्लियर है? चलिए इसको मजीद जो है वो एक एग्जाम्पल की मदद से सॉल्व करने की कोशिश करता हूं और आपको समझाने की कोशिश करता हूं, उम्मीद करता हूं मैं कामयाब हो जाऊंगा। मेरे बेटे हमने ना एक रिएक्शन लिया, मैंने कहा कि कार्बन जो है ना वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है। ये आपको पता है ना, इसको कटिंग भी मैंने सिखाई हुई है कि एक ऑक्सीजन का एटम तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है, और उसके नतीजे में ये मेरा हो गया डेल्टा H1, और वो कितना बना मेरे बेटे -110.52। फिर क्या हुआ, दूसरे स्टेप में ये जो है ना कार्बन मोनोऑक्साइड, ये मिली अगेन एक ऑक्सीजन एटम के साथ, और इसने बनाया कार्बन डाइऑक्साइड, और ये मेरा हुआ डेल्टा H2, और इसके दौरान एनर्जी रिलीज हुई मेरे बेटे कितनी, 282.98 किलो जूल पर मोल, इतनी एनर्जी रिलीज हुई। ये उसने एलिमेंट्री स्टेप के बारे में बताया। अब क्या हुआ कि जब नेट रिएक्शन किया जाता है, टोटल रिएक्शन से भी किसी ने मालूम करके आपको बता दी कि ये एनर्जी कितनी रिलीज होनी चाहिए, इतनी होती है फर्स्ट स्टेप में। तो अब हम ये जो स्टेप है इसको मैं कहता हूं ये मेरा डेल्टा H है। तो मैंने कहा ये डायरेक्ट है ना सिंगल स्टेप में, ये है मल्टाई स्टेप में, तो सिंगल स्टेप की एनर्जी इज इक्वल टू सम ऑफ मल्टाई स्टेप एनर्जी, उसके बराबर होनी चाहिए ना। तो सिंगल स्टेप मेरा क्या है, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा H1 डेल्टा H2। सिंगल स्टेप की एनर्जी उसने कितनी दी हुई है, 393.5, और डेल्टा H1 उसने कहा कितनी निकाली, -110.5 प्लस इंटू -282.98।
इसको जब आप ऐड करेंगे तो मेरा बच्चा क्या बनेगा, -393.5 के राउंड अबाउट ही आंसर आएगा। क्लियर है, दोनों को ऐड कर देना है। अब यहां पर नेगेटिव साइन बताता है कि जो इंथाल्पी है, जो हीट है, वो यहां से रिलीज हुई है, खारिज हुई है। क्लियर है मेरे बेटे, मैं साइड पर हो रहा हूं, उसके बाद हम इसके न्यूमेरिकल करते हैं। आप इसका जो है वो स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप इसके जो है वो अच्छे से नोट्स बना सकें। उसके बाद न्यूमेरिकल के ऊपर हम मूव करते हैं। न्यूमेरिकल की मेरे बेटे मैंने आपके आगे स्टेटमेंट लिख दी है। न्यूमेरिकल इस तरह से आता है, कहता है कि जी मीथेन की अगर कंबस्टन हो तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है, एनर्जी रिलीज करता है 890.9 किलो जूल पर मोल। फिर उसने आपको डाटा दिया कि जो हाइड्रोजन है वो कंबाइन करता है ऑक्सीजन के साथ और वाटर का मॉलिक्यूल बनाता है और 285.5 एनर्जी रिलीज करता है किलो जूल पर मोल। कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है, यानी कि कंबस्टन है, सबकी कंबस्टन की ही हीट दी हुई है और हीट रिलीज होती है 393.5 यानी कि 393.5। तो कहता है कि ये वाला डाटा इस्तेमाल करके ना, ये जो मैंने 3 की वैल्यूज लिखी हुई है ये एलिमेंट्री स्टेप है, कहता है इसकी वैल्यू को इस्तेमाल करके इसकी रिएक्शन की वैल्यू बताएं कि इसकी वैल्यू कितनी होगी या इतनी एनर्जी जो है वो इस्तेमाल होगी। अब इसको ना मेरे बेटे इंतहाई मैं आसान तरीके से आपको समझाने लगा हूं, इससे ज्यादा आसान तरीका नहीं होगा। देखें पहले ना फाइनल इक्वेशन के रिएक्टेंट देखें और प्रोडक्ट देखें। इसके प्रोडक्ट है मीथेन। क्लियर, यानी कि मीथेन एरो के इस साइड पर आना चाहिए। अब यहां से वो इक्वेशन तलाश करें जिसमें मीथेन है और एरो के इस साइड पर है। यहां पर देखिए मीथेन किसी में है नहीं है, तो इन इक्वेशन में मीथेन इधर तलाश करें। इसमें कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन मीथेन और ऑक्सीजन है, यानी कि पहली जो इक्वेशन है उसके अंदर मेरा बच्चा मीथेन है, लेकिन मीथेन रिएक्टेंट साइड पर है। हमें प्रोडक्ट में मीथेन प्रोडक्ट साइड पर चाहिए। इस इक्वेशन के मुताबिक प्रोडक्ट साइड पर जाइए तो मेरे बेटे इसको इक्वेशन को उल्टा अगर मैं कर दूं कुछ इस तरह से, यानी कि मैं करूं कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2H2O एरो, इसको मैंने इक्वेशन को उल्टा कर दिया और बना मेरे पास 2O2 प्लस आ गया मीथेन। एनर्जी कितनी है मेरे बेटे, 890.9 किलो जूल पर मोल। ऐसे ही है। देखें इक्वेशन को मैंने उल्ट किया ना, मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर में भी जब न्यूमेरिकल करवाए थे मैंने आपको कहा था जब आप इक्वेशन को इनवर्स करते हैं ना तो ये जो साइन होता है इसको तब्दील कर देते हैं। पहले नेगेटिव था, अब साथ क्या लगा देंगे, पॉजिटिव। तो इसके वाला जो काम है वो मैंने पूरा कर लिया। अब चलते हैं दूसरी इक्वेशन को। अब दूसरी इक्वेशन में हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड पर है और इस इक्वेशन के मुताबिक भी हमें रिएक्टेंट साइड पर ही चाहिए। तो इसका मतलब है ये तो इक्वेशन सीधी सीधी है, मगर 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 रुके, करना क्या है। प्रोडक्ट में हाइड्रोजन का 2 मोल है, H2 के मोल कितने हैं, 2। यहां पर इस इक्वेशन के मुताबिक H2 की जो एनर्जी दी है वो 1 मोल वाली दी है, 2 वाली नहीं दी हुई। कितने मोल वाली दी हुई है, 1 मोल वाली दी हुई है। तो मेरे बेटे आप इस इक्वेशन को अगर मल्टीप्लाई कर दें किसी तरीके 2 के साथ, डायरेक्शन नहीं चेंज करनी, सिर्फ मल्टीप्लाई कर दें किसके साथ, 2 के साथ, तो इक्वेशन आपके पास बनेगी 2H2, 2 से कैंसिल, हाफ ऑक्सीजन है तो डबल करेंगे तो वो पूरी ऑक्सीजन हो जाएगी यानी कि O2 और वाटर के मॉलिक्यूल बनेंगे 2H2O। नेक्स्ट, अब इसकी वैल्यू को भी तो मल्टीप्लाई करना है ना, क्योंकि ये थी 1 मोल वाटर के लिए, अब वाटर कितना माना है, 2 मोल। तो इसको भी जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 571 के राउंड अबाउट इसकी एनर्जी आती है। 571 और 7 हो जाएगा 0.6 किलो जूल पर मोल। क्लियर। सर जी साइन का क्या करना है, नेगेटिव है, नेगेटिव ही लगाएं जी, नेगेटिव लगाएंगे। सर जी क्यों, क्योंकि इक्वेशन को तो हमने उल्टा किया ही नहीं है, इनवर्स तो किया ही नहीं है, तो साइन क्या रहेगा इसके साथ, नेगेटिव साइन ही रहेगा।
तीसरी इक्वेशन है कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलती है और कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है और कार्बन रिएक्टेंट साइड पर है। क्लियर है। अब आप क्या करें, अपनी इक्वेशन में देखें जिसकी आपने फाइंड करनी है, क्या कार्बन रिएक्टेंट साइड पर है? जी रिएक्टेंट साइड पर है। क्या कार्बन का एक ही मोल है? जी हाँ एक ही मोल है। तो इस इक्वेशन को छेड़ने की जरूरत नहीं है। आप इस इक्वेशन को ऐसे लिख दें, कार्बन प्लस ऑक्सीजन एरो क्या बनेगा, CO2 और एनर्जी कितनी है 393.5। यूनिट वही रहेगा किलो जूल पर मोल, साइन वही रहेगा क्योंकि इक्वेशन को आपने क्या किया है, ब्रेक डाउन नहीं किया। अब देखें, अब कटिंग करके देखें इन तीन इक्वेशन को जिनको आपने अरेंज किया है ना, इनकी कटिंग करके देखें। अगर तो ये इक्वेशन बनती है तो इसका मतलब है कि आप सिर्फ वैल्यू को ऐड कर दें। अगर ये इक्वेशन नहीं बनती तो इसका मतलब है आपने कोई गड़बड़ कर रखी है। तो मेरे बेटे देखें, मेरे पास जो है वो ऑक्सीजन यहां पर 2 हैं, इस साइड पर ऑक्सीजन एक इसके साथ कट गया, एक इसके साथ कट गया, 2 ऑक्सीजन कट गए। वेरी गुड। अब देखें इस इक्वेशन में रिएक्टेंट साइड पर वाटर 2 हैं और इधर वाली इक्वेशन में भी रिएक्टेंट साइड पर वाटर 2 है, तो 2 वाटर कट गए, कट गए। अब देखें यहां पर प्रोडक्ट साइड पर कार्बन डाइऑक्साइड है, इधर रिएक्टेंट साइड पर एक कार्बन डाइऑक्साइड है, कट गए, कट गए। बाकी देखें क्या कुछ बचा? मेरे बेटे कुछ भी नहीं बचा। और यहां पर देखें इन सारी इक्वेशन में प्रोडक्ट साइड पर सिर्फ बचा CH4 और इन सारी इक्वेशन में रिएक्टेंट साइड पर सिर्फ बचा 2H2 और प्लस क्या बच गया, कार्बन। तो ये सेम वही इक्वेशन है जिसकी आपने इंथैल्पी को फाइंड करना था। अब सिंपली मेरे बेटे इन वैल्यूज को मशीन का इस्तेमाल करें, कैलकुलेटर का, और इन वैल्यूज को सम करें तो आंसर आपके पास आता है 74। अब ये प्लस में है तो इसका मतलब प्लस करनी है, लेकिन हो टोटली माइनस जाएगी। प्लस 89.9 माइनस करेंगे ये, माइनस करेंगे ये, तो 74.6 किलो जूल पर मोल आएगा विद नेगेटिव साइन। तो इसका मतलब है कि जब मीथेन बनती है तो उस वक्त इतनी एनर्जी को रिलीज करती है। क्लियर है मेरे बेटे? काफी डिटेल में मैंने आपके साथ बात की है इस टॉपिक को लेकर। इसका मेरे बेटे स्क्रीनशॉट लें, स्क्रीनशॉट के बाद और न्यूमेरिकल करते हैं ताकि आपके लिए आसानी हो। नेक्स्ट मेरे बेटे न्यूमेरिकल है, मैंने लिखा है कि हीट ऑफ कंबस्टन ऑफ लिक्विड बेंजीन और टू फॉर्म द वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज -3268 किलो जूल पर मोल। फाइंड द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन। अगर आप इसका जो डाटा देखें ना तो उसने कहा है कंबस्टन दी है बेंजीन की, यानी कि C6H12O6 को ऑक्सीजन के साथ जलाया तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। अब इक्वेशन को आपने क्या करना है, बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए बेंजीन में 6 कार्बन है तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड बनने चाहिए ताकि कार्बन जो है वो बैलेंस हो। हाइड्रोजन यहाँ पर जो है वो आपके पास 6 हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन आपके पास 2 हैं, तो बैलेंस करने के लिए 6। अब जो है वो 6 2 बार 12 ऑक्सीजन है, 12 और 3 कितने हुए 15, तो आपको 15 ऑक्सीजन जाए तो 15/2 कर लें, 2 से कैंसिल, तो इक्वेशन आपकी बैलेंस होगी। यानी कि ये उसने आपको दी हुई है इस इक्वेशन के मुताबिक, और एनर्जी कितनी है 3268 किलो जूल पर मोल। अब देखिए उसने कहा है कि फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन के लिए आप इक्वेशन फाइंड करके दें, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन का मतलब है प्रोडक्ट में क्या बनेगी, बेंजीन बनेगी। अब इक्वेशन कैसे बैलेंस करें, इसमें इस्तेमाल होगा क्या, हाइड्रोजन और रिएक्टेंट में कार्बन। कार्बन कितने होने चाहिए 6, तो इसके पीछे 6 लगा लें। हाइड्रोजन H2 की स्टैंडर्ड फॉर्म है तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए इसके पीछे 3 लगा लें। यानी कि इसकी जो एंथैल्पी है वो आपने फाइंड कर देनी है। क्लियर होगी बातें इस इक्वेशन को इस्तेमाल करके। अब इस इक्वेशन में ना कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन रहे हैं, हमें ना इस इक्वेशन में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर नहीं है, हमने इसको खत्म करना है। तो खत्म करने के लिए इनकी भी हीट आपको पता होनी चाहिए। आप जब इतना प्रैक्टिकल के करेंगे ना न्यूमेरिकल सॉल्व, तो इसकी हीट खुद ही याद हो जाएगी।
यानी कि कार्बन प्लस O2 एरो, और ये क्या बनाया करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अभी हमने पढ़ा भी है -393.5 एनर्जी किलो जूल पर मोल रिलीज होगी, और बाज दफा ये दे भी सकता है, इसमें भी कोई मसला नहीं है। क्लियर। दूसरा है आपके पास वाटर का, आपको पता होना चाहिए, यानी कि वाटर की फॉर्मेशन की भी हीट आपको पता होनी चाहिए, और वाटर का 1 मोल फॉर्मेशन हो तो -285.5 किलो जूल एनर्जी निकलती है। इक्वेशन बैलेंस करने के लिए आप करेंगे H2 + 1/2O2। क्लियर। बनानी कौन सी इक्वेशन है, ये इक्वेशन बनानी है। किस किस को इस्तेमाल करके, एक इस इक्वेशन को, एक इस इक्वेशन को, और एक इस इक्वेशन को। इन तीन इक्वेशन से ये बनानी है। अब अरेंज करें। इस इक्वेशन में रिएक्टेंट पे कार्बन है, जी है। इस इक्वेशन में रिएक्टेंट पे कार्बन है, जी है। तो इस इक्वेशन को यहां पर रखें, लेकिन 6 से मल्टीप्लाई कर दें। इधर भी मैंने 6 से मल्टीप्लाई किया, और इस साइड पर भी जो है वो मैंने इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई किया, इस साइड पर भी 6 से मल्टीप्लाई किया, और ये जो 3 वाली वैल्यू है इसको जब मैं 6 के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे बेटे इसको मल्टीप्लाई कर लूं मैं एक बार, वैल्यू बनती है 2361, यानी कि इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली वैल्यू इतनी है, तो ये बनेगा 2361। अब ये हो जाएगा 2361 माइनस में। क्लियर। अब देखें इस इक्वेशन पे फिर आए, हाइड्रोजन है H2, और H2 को देखें रिएक्टेंट साइड पर, इस इक्वेशन में रिएक्टेंट में नहीं है, इसको इस्तेमाल करना है, इसमें भी नहीं है। इस इक्वेशन में हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड पर है, मगर 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दें। इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3/2, और इधर भी हो जाएगा 3/2। अब ये जो 285 है 0.5 है, इसको भी क्या करें मेरे बेटे, 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा 857.4, 857.4 विद नेगेटिव साइन। क्लियर होगी। अब देखें ये भी इक्वेशन हमारी ठीक होगी, ये भी इक्वेशन ठीक होगी। अब इस इक्वेशन के साथ कोई छेड़खानी करनी है, ये इक्वेशन आपने फाइंड करनी है। ये इक्वेशन कहती है प्रोडक्ट साइड पर बेंजीन लाओ, जबकि बेंजीन सिर्फ इसी इक्वेशन में है, तीनों में से इस इक्वेशन में बेंजीन है, और बेंजीन है रिएक्टेंट साइड पर। आप उसको किस साइड पर लेकर जाएंगे, प्रोडक्ट साइड पर लेकर जाएंगे, यानी कि इक्वेशन को उल्टा कर दें, और उल्टा करेंगे तो मेरे बेटे ये वाला जो है, ये वाला प्रोडक्ट है, ये अब रिएक्टेंट बनेगा, यानी कि 6 कार्बन डाइऑक्साइड plus 3 mole of water will combine to form 15/2O2 plus C6H6। एनर्जी कितनी थी मेरे बेटे, 3268। अब हो जाएगी प्लस में, क्योंकि पहले माइनस में थी, इक्वेशन रिवर्स की है, और ये वैल्यू हो जाएगी आपके पास प्लस के अंदर। क्लियर है। अब इन वैल्यू को सिर्फ जो है वो कैलकुलेटर के ऊपर ऐड कर दें। ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर आता है 49.6। ऐड करेंगे तो बनेगा 49.6 विद सिंबल पॉजिटिव। इसका मतलब है कि ये इक्वेशन जब बनी है तो बेटे 49.6 जो एनर्जी है वो आपके पास एब्जॉर्ब हुई होगी। पॉजिटिव का मतलब है एनर्जी एब्जॉर्ब हुई होगी। तो मेरे बेटे इसका भी आप जो है वो स्क्रीनशॉट लें। नेक्स्ट जो है वो न्यूमेरिकल, उसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है मेरे बेटे हमारे पास सेम वही स्टेटमेंट है, द हीट ऑफ कंबस्टन ऑफ द लिक्विड बेंजीन C6H12 C6H6 इज इक्वल टू द -3268। अब सिर्फ स्टेटमेंट फाइंड वाली चेंज कर दी है, फाइंड द हीट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ बेंजीन, यानी कि बेंजीन के टूटने की हीट बताएं। पहले मैं ना इस इक्वेशन को लिखता हूं डिकम्पोजिशन वाली, रूल नहीं है कि यही लिखनी है, आपकी मर्जी होती है जैसे आपको आसानी लगे। C6H6 जब टूटेगा तो कार्बन में टूटेगा और हाइड्रोजन में टूटेगा, ऐसे ही है। H2 ये 3 मोल बनेगा, इक्वेशन बैलेंस करने के लिए इसको 6 कर दिया। अब हीट ऑफ कंबस्टन वहीं पर मौजूद है हमारे पास, पहले मैं उसको लिख लेता हूं। हीट ऑफ कंबस्टन वो मेरे बेटे क्या है, C6H6 प्लस है, अभी हमने थोड़ी देर पहले भी लिखी है 15/2O2 एरो, और कार्बन डाइऑक्साइड में तब्दील होगी,
और प्लस जो है वो मेरे बेटे वाटर H2O के मॉलिक्यूल्स के अंदर तब्दील हो जाएगी। ऐसे ही है। तो हीट ऑफ कंबस्टन, ये जो स्टेटमेंट है ना, उसकी इक्वेशन ये बन गई और एनर्जी निकलेगी -3268 किलो जूल पर मोल हीट निकली। क्लियर। अब देखें, प्रोडक्ट में तो कार्बन है, तो इसका मतलब है ये खत्म होगा कार्बन डाइऑक्साइड। इस इक्वेशन को आपने स्टैंडर्ड मान के बनानी है बाकी इक्वेशनें। अब इस इक्वेशन में कार्बन डाइऑक्साइड है, वो आपने खत्म करनी है, तो मैंने लिखा C+O2 एरो, आपके पास बनेगा CO2 और इसकी हीट कितनी होती है -393.5 किलो जूल पर मोल। हाइड्रोजन को भी खत्म करना है, हाइड्रोजन की भी इक्वेशन लिख लेते हैं, H2+1/O2 एरो बनाता है H2O और हीट जो होती है वो 285.5 होती है। बस इतनी ही आप वैल्यूज अगर इतनों की याद कर ले, आपके न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाते हैं। इक्वेशन 1 है, इक्वेशन मेरी 2 है, इक्वेशन मेरी 3 है। इस इक्वेशन के हिसाब से एडजस्ट करें। देखें, ये इक्वेशन कहती है कि ये वाले जो कार्बन है ना, सिर्फ प्योर कार्बन, उसके 6 मोल होने चाहिए, यानी कि यहां पे कार्बन है, इसके 6 मोल होने चाहिए। लेकिन कार्बन यहां पे प्रोडक्ट में है, इस इक्वेशन के मुताबिक प्रोडक्ट में, यहां पे रिएक्टेंट पे है। आपने इसको स्टैंडर्ड मान के इसको उल्टा करना है, यानी कि ये इक्वेशन जो है वो यहां पर ऐसे लिख लिया, मैं उल्टा लिख लेता हूं। मैं कहता हूं कार्बन डाइऑक्साइड will decompose to form O2+ कार्बन। अब इस इक्वेशन में कार्बन 6 चाहिए, तो इस इक्वेशन को 6 के साथ जो है वो मल्टीप्लाई कर दें। इस इक्वेशन को किसके साथ मल्टीप्लाई कर दें? 6 के साथ। और सिमिलरली मेरे बेटे, इसकी ये जो वैल्यूज है ना, ये वाली वैल्यू, इसको भी जो है वो आपने 6 के साथ मल्टीप्लाई करना है। मैं इसको अगर 6 के साथ मल्टीप्लाई करूं, 3.5 मल्टीप्लाई बाय आपके पास 6, तो मेरे पास बनती है 2361 और 7 माइनस एज इट इज लगा रहेगा, और माइनस इंडिकेट करता है कि आपके पास जो हीट ऑफ रिएक्शन है वो मेरे बेटे क्या हो रही है? रिलीज हो रही है। क्लियर है? तो ये बन जाएगा 2361। अब दूसरी तरफ देखें, हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन भी इस इक्वेशन में जो है वो आपके पास मेरे बेटे इनवर्स हो रहा है। इस इक्वेशन को जब इनवर्स करें, इसको इनवर्स किया, सॉरी इसके साथ प्लस कर दें, ये प्लस हो जाएगा। अब इस इक्वेशन में हाइड्रोजन कितने? 3 है, तो इसका मतलब है इस पूरी हाइड्रोजन इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करके लिखें और इनवर्स करें, ताकि ये वाला हाइड्रोजन यहां पर रिएक्टेंट है, इस साइड पर ये प्रोडक्ट बने आ रहा है, तो इसको उल्टा कर दें। इक्वेशन बनेगी H2O एरो H2+1/2O2 बट मल्टीप्लाई विद 3। इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करें, क्योंकि हाइड्रोजन 3 है, इधर भी 3 से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई, इधर भी 3 से मल्टीप्लाई, तो ये 3/2 बन जाएगा। इस वैल्यू को भी आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको मेरे बेटे हमारे पास बनता है वाटर के लिए 857.4 और साइन प्लस में कर देंगे, क्योंकि इक्वेशन को आपने उल्टा किया है, तो माइनस को प्लस में कर देंगे। क्लियर? और साथ ये वाली इक्वेशन है, इसमें रिएक्टेंट वाली साइड पर पहले ही बेंजीन है, तो अभी भी जो है उसको रिएक्टेंट वाली साइड पर ही रहने दें। C6H6 प्लस 15/2O2 एरो 6CO2 प्लस 3H2O। क्लियर? अब इनको कटिंग करके देखें क्या बनते हैं वैसे ही या नहीं बनते। देखें, कार्बन जो है वो मेरे बेटे 6 हैं यहां पर, ये इसके साथ कट गए। हाइड्रोजन को चेक करें, वाटर देखें, ये 3 वाटर इस 3 के साथ कट गए। अब देखें जी, कार्बन कटता है नहीं कटता। ऑक्सीजन को चेक करते हैं, हाइड्रोजन को भी चेक करते हैं और ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन ये मेरे बेटे 3 आपके पास बनता है 2, और ये आपके पास मेरे बेटे ऑक्सीजन कितना बनता है? 6। अगर आप इसके सिर्फ एटम को कैलकुलेट करें ना, यानी कि ये आपके पास बन गए 6 एटम, 6 2 बार 12 एटम, ये 2 कट गए तो 12 और 3 15 एटम, और इस साइड पर भी जो है वो आपके पास 15 एटम ही मौजूद हैं। ठीक है, तो ये वाले एटम ये 15 और इसके साथ कट गए। बाकी जो आपके पास बचे उनको लिख लें। इधर बचा आपके पास C6H6, बाकी सारा कुछ कट गया।
एरो के बाद देखें यहाँ पे बचा 6C प्लस हाइड्रोजन कितने हैं 3H2। नजर आ रहा है ना कैमरे में, ये वाला हिस्सा जो है वो उम्मीद करता हूं नजर आ रहा होगा। तो यहां पर ये इक्वेशन बचती है कटिंग होने के बाद। क्लियर? तो मेरे बेटे यहां पर ये वाली इक्वेशन सेम वही है जिसकी आपने हीट को फाइंड करना है। तो मेरे बच्चे इस इक्वेशन को आपने इनवर्स नहीं किया, इसकी वैल्यू ऐसे आ जाएगी 3268 और इसको आप ऐड कर दें। जब आप इसको ऐड करेंगे तो फाइनल आंसर बनता है वही 49.6, बट साइन इज नेगेटिव। साइन इसका क्या होगा मेरे बेटे? नेगेटिव होगा। क्लियर हो गया? हेसिस लॉ के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो मेरे बेटे यहां पर जो है वो अपने इख्तिताम को पहुंचते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह जो है वो हम एक और तरीके से एनर्जी को जो है वो कैसे फाइंड किया जाता है उसको हम डिस्कस करेंगे। साइड पर हूं मैं बेटे, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें। उम्मीद करता हूं कि प्रीवियस वीडियोस लेक्चर्स की तरह ये वाला भी लेक्चर आपको समझ आया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट्स स्टिल देन यू आर वार्मली वेलकम टू आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। इंशाल्लाह एज सून एज पॉसिबल आई विल रिस्पॉन्ड यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।